14 फरवरी हमारी फर्स्ट न्यूज़। हम चलेंगे मणिपुर, जहाँ पे अब लगा है प्रेसिडेंट का रूल। यहाँ से प्रीलिम पॉलिटी के कुछ पॉइंट रिवाइज हो जाएंगे। हमारे प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर इशू किया है अंडर आर्टिकल 356, जिसके अंडर में उनको एक रिपोर्ट मिली थी वहाँ के गवर्नर से, मणिपुर के। वहाँ पे अब लगेगा प्रेसिडेंट रूल। ऑर्डर में ऐसा कहा है कि अब ऐसी कंडीशन आ चुकी है जहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न है उस हिसाब से स्टेट में काम नहीं हो पा रहा है, वहाँ की गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो हट चुकी है और वहाँ पे लग गया है प्रेसिडेंट रूल। लेकिन जो मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली है अभी ना उसको डिसॉल्व नहीं किया है, वो असेंबली को वैसे ही छोड़ दिया है क्योंकि उसका पीरियड 2070 तक काम कर सकता है। वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव साथ ही सिक्योरिटी रिलेटेड डिसीजन रहेंगे वो लेंगे वहाँ के गवर्नर। हमें पता है आर्टिकल 356 सब क्लॉज 3 कहता है जो ऑर्डर होती है प्रेसिडेंट की या प्रोक्लेमेशन उसको ना आप पास करवा लीजिए विद इन 2 मंथ ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ से भी प्रिकॉशन बन सकता है। हमें पता है मणिपुर में इतनी वायलेंस चल रहा था वहाँ के 2 कम्युनिटी के बीच, कुकी झो एंड मैतेई पीपल। मणिपुर में ना अब तक सबसे ज़्यादा बार प्रेसिडेंट का रूल लगा है। यहाँ से भी प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है। अभी हमने जो न्यूज़ देखी वहाँ से इनडायरेक्टली 2 क्वेश्चन कवर करेंगे। एक आया था 2017 के प्रीलिम में, दूसरा आया था 2018 के प्रीलिम में। 17 का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरली कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट। और हमें ढूंढना है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में दिया है नॉट नेसेसरी। फर्स्ट आता है डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मणिपुर के न्यूज़ में हमने अभी देखा कि वहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व नहीं किया है क्योंकि 2027 तक उसका अभी पीरियड बाकी है। तो डेफिनेटली फर्स्ट नंबर का स्टेटमेंट हमारा सही होगा क्योंकि नॉट नेसेसरली पूछा है ना। तो हम नीचे देखेंगे ऑप्शन में, हम तभी तुरंत सी हटा देंगे। सेकंड आता है रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन स्टेट। ये बात भी बिल्कुल सही है। मणिपुर की न्यूज़ में वहाँ की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसॉल्व कर दिया है, वहाँ को हटा दिया है, ये तो हट जाएगा। हमारा स्टेटमेंट बी गलत, ऑप्शन स्टेटमेंट 2 हट जाता है तो हम हटा देंगे। हमारा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी हमें मिल जाता है। हमारा ऑप्शन बी 1 एंड 3 स्टेटमेंट कहता है डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज़। प्रेसिडेंट रूल एंड लोकल बॉडी का कोई इशू नहीं है, लोकल बॉडी को कुछ इशू नहीं हो जाता प्रेसिडेंट रूल पे। तो 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 1 एंड 3। अब आते हैं 2018 के प्रीलिम पे। इफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर स्टेट, देन क्या हो सकता है। अब ये दोनों क्वेश्चन मणिपुर से लिंक करेंगे। असेंबली ऑफ स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। ऑटोमेटिकली डिसॉल्व कैसे हो सकती है, वो तो अभी पेंटिंग भी रख सकते हो। तो ये ना ये हट जाएगा, मणिपुर की न्यूज़ में हमने अभी देखा। सेकंड आता है पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शॉल बी एक्सरसाइजल बाय और अंडर अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। ये बात लक्ष्मीकांत में भी कवर होती है। अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो वहाँ की जो लेजिस्लेटिव पावर होती है ना वो आ जाती है पार्लियामेंट के अंडर में, या पार्लियामेंट किसी अथॉरिटी को अपॉइंट करती है उसके अंडर में। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हम रुकेंगे, अभी भी 2 स्टेटमेंट हमारे पास बाकी है। थर्ड आता है आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड इन दैट स्टेट। ये कहीं कहा नहीं गया, ये लागू होता है आर्टिकल 352 के अंडर में जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है। लेकिन आर्टिकल 19 का एंड प्रेसिडेंट रूल का कोई इशू नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। फोर्थ आता है प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू स्टेट। ये भी नहीं हो सकता, वो तो गवर्नर का काम है और इनडायरेक्टली वो काम करते हैं पार्लियामेंट या पार्लियामेंट अपॉइंटेड कोई अथॉरिटी। मतलब हमारा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी दोनों एक दूसरे को उल्टा करते, कॉन्ट्रीब्यूट कर देते। यहाँ से अब अगला क्वेश्चन इनडायरेक्टली बन सकता है 2025 के प्रीलिम में।
अब आते हैं सेकंड न्यूज़ पे। अभी ना एक बिल पार्लियामेंट में आया है, ये तो अभी बिल है, जब एक्ट बनेगा तब हमारे काम का हो सकता है। हम ना ईजियर करेंगे टैक्स कंप्लायंस को। टैक्स कंप्लायंस हमारा इनकम टैक्स एक्ट आता है 1961 का। अभी जो बिल आया है ना, ये इसको सिंप्लीफाई करेगा। अब ये बिल भेजा जाएगा सेलेक्ट कमेटी के पास ऑफ पार्लियामेंट से। हमारी इस न्यूज़ में दो इकोनॉमी के कीवर्ड कवर होते हैं, साथ ही एक पॉलिटी का भी पॉइंट कवर हो जाता है। क्या होता है सेलेक्ट कमेटी? जिस सदन में, जिस असेंबली में, लोकसभा में या राज्यसभा में जब बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उसी असेंबली के, मतलब लोकसभा के या राज्यसभा के, वही के मेंबर रहेंगे इस सेलेक्ट कमेटी में, जो डिस्कस करेंगे इस बिल के क्लॉज को। दूसरा आता है जॉइंट कमेटी। जॉइंट कमेटी में दोनों सदनों के मेंबर होते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के। अभी जो बिल है ये प्रपोज करता है इजियर टैक्स कंप्लायंस को। हमारा जो 1961 का इनकम टैक्स एक्ट है उसमें मल्टीपल टर्म्स आते हैं, जैसे असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर, और ना टैक्स पेयर कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ना हम इसको हटा देंगे, हम रखेंगे सिर्फ दो टर्म्स। एक आता है टैक्स ईयर, दूसरा आता है फाइनेंशियल ईयर। टैक्स ईयर क्या होता है देखेंगे। इन यूनिट है पीरियड ऑफ टैक्सेशन का, मतलब आपको इस पीरियड में इतना इतना टैक्स देना है। एंड रिफर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, जितना आप ट्रांजेक्शन करते या जितनी आपकी इनकम आती है अपना उस पर टैक्स दीजिए। दूसरा आता है फाइनेंशियल ईयर। हम इसको टाइमलाइन के हिसाब से चलेंगे कि आपका फाइनेंशियल इतना इतना है और आपको इतना ट्रांजेक्शन करना है, या फिर आपका ये ईयर है। हमने देखा था बजट के टाइम पे जो प्रोविजन है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, साथ ही टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इसमें मल्टीपल प्रोविजन आती है, हमने उसको एक जगह पे रख देंगे। अब बिल जब एक्ट बनेगा तब फिर से इसको देखेंगे। अब आते थर्ड न्यूज़ पे। हमने कल देखा था बर्ड फ्लू की केस। आज ना, मतलब कल आंध्र प्रदेश ने डिक्लेयर कर दिया है बायो सिक्योरिटी जोन। अब बायो सिक्योरिटी जोन क्या होता है, कौन डिक्लेयर करता है, उसके लिए गाइडलाइंस कौन देता है, एंड उसके कितने जोन्स आते हैं, ये यहाँ पे कवर करेंगे। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर, यहाँ से प्रीलियम की लाइन बन सकती है। मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट को पावर है वो डिक्लेयर करे किसी एरिया को बायो सिक्योरिटी जोन। एंड रिस्ट्रिक्शन, हमने देखा था बर्ड फ्लू अभी चल रहा है, लेकिन इसके लिए गाइडलाइंस आते हैं फ्रॉम सेंटर से, तो यहाँ से भी प्री की लाइन बन सकती है। हम बायो सिक्योरिटी जोन डिक्लेयर करेंगे एरिया जहाँ पे ना आउटब्रेक हो रहा है किसी बर्ड फ्लू का। इसमें 3 डिफरेंट लेयर है, जोन आते हैं। फर्स्ट आता है रेड जोन, ये रेडियस ऑफ विद इन 1 किलोमीटर, जहाँ पे बर्ड फ्लू ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे ना रिस्ट्रिक्शन लग जाता है मोबिलिटी का भी, साथ ही पीपल का, बर्ड्स का। सेकंड लेयर आती है, उसको कहते हैं सर्वाइलेंस एरिया, जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन बढ़ जाता है बिटवीन 1 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर के बीच में। थर्ड आता है थर्ड एरिया, जिसको कहते हैं बिहाइंड 10 किलोमीटर, वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी जो बर्ड फ्लू का आउटब्रेक हो रहा है साउथ इंडिया में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, उसके पीछे इन्होंने एक रीज़न दिया है माइग्रेटरी बर्ड्स का। माइग्रेटरी बर्ड ना कैरी करते इस वायरस को, लेकिन उनको खुद कभी बर्ड फ्लू नहीं होता। यहाँ से भी प्री की लाइन बन सकती है, जो कैरी करता है उसको बर्ड फ्लू नहीं हो रहा है, जो माइग्रेटरी बर्ड है। अब आते हैं स्पॉटलाइट पेज पे। यहाँ से प्रीलिम के कुछ पॉइंट कवर करते हैं, कुछ कल्चर का, कुछ इन्वायरमेंट का, इकोलॉजी का, ज्योग्राफी का। हमें पता है हर साल एवरी ईयर सागर आइलैंड पे, जो वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे गंगा सागर मेला होता है मकर संक्रांति के दिन। लेकिन जो आइलैंड है ना, अभी फेस कर रहा है इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग सी लेवल। सेकंड इशू आता है यहाँ पे सॉइल इरोजन का। इस वजह से थ्रेट हो रहा है वहाँ के एक टेम्पल को, कपिल मुनि टेम्पल, एज अ सी क्रिप्स इनलैंड। जो सागर आइलैंड है उसकी लोकेशन प्री में क्वेश्चन बन सकता है। ये ना लार्जेस्ट आइलैंड आता है वेस्ट बंगाल के सुंदरबन आर्कियोलॉजी का। अगर यहाँ पे आपको जाना है तो आपको जाना पड़ेगा मुरी गंगा रिवर से। यहाँ से भी प्रीलिम की लाइन बन सकती है, मुरी गंगा रिवर। अब इन्होंने कहा है जो राइज हो रहा है सी लेवल का, तो इस वजह से यहाँ की जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो कम हो रही है, और बाकी लोग ना माइग्रेट कर रहे हैं अदर स्टेट में फॉर जॉब के लिए। अगर राइजिंग सी लेवल का क्वेश्चन आता है तो हम माइग्रेशन का एक टॉपिक, माइग्रेट का टॉपिक वहाँ पे ऐड करेंगे। अब आते हैं इस आर्टिकल पे। चाइना ना एक डैम बना रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर पे, इसके क्या कंसर्न है?
ऑलरेडी 4 जनवरी को और उसके पहले 28 दिसंबर 2024 को हमने ये टॉपिक कवर किया था। आप ना दोनों डे पे जाके अपने नोट्स रिवाइज कर लीजिए। आज हम ना बस एक पॉइंट अलग से करेंगे। यहाँ से जो कंस्ट्रक्शन होता है ना डैम का, ये क्रिटिकल लीगल इशू दिखता है हमें इंटरनेशनल वाटर लॉ में। एक कन्वेंशन आता है यूएन वाटर कोर्स कन्वेंशन 1997 का, जिसमें प्रिंसिपल है इक्विटेबल एंड रीजनेबल यूटिलाइजेशन, साथ ही ऑब्लिगेशन टू प्रिवेंट सिग्निफिकेंट हार्म ड्यू टू कॉपरेट। ये दो देशों के या इंटरनेशनल वाटर का शेयरिंग का इशू है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है चाइना एंड इंडिया दोनों ने ना सिग्नेचर नहीं की है इस यूएन वाटर कोर्स कन्वेंशन पे। यहाँ से ना प्रीलिम की लाइन बन सकती है। हम ना पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट हमने लास्ट टाइम कवर किए थे। अब आते हैं इस आर्टिकल पे। इज अपॉइंटिंग एड हॉक जजेस एक वायबल मीन्स है टू रिड्यूस बैकलॉग। ऑलरेडी 2 बार हमने इस न्यूज़ को कवर किया था, इस टॉपिक को कवर किया था। 31 जनवरी को हमने ये इशू कवर किया था। आप ना वो न्यूज़ जाके फिर पढ़िए, अपने नोट्स को रिवाइज कर लीजिए। अब आते हैं इस न्यूज़ पे। यहाँ से प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है पॉलिटी में। ओनली पार्लियामेंट कैन कॉन्स्टिट्यूशनली रिमूव कर सकती है हाई कोर्ट के जज को, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जज को। ओनली पार्लियामेंट, उनके पास जुरिडिक्शन है टू कॉन्स्टिट्यूशनली रिमूव हाई कोर्ट जज। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ना समन दे सकती है उस जस्टिस को, उस जज को, कि आप ना हमारे सामने आइए और अपनी बात रखिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ना इंफॉर्मेशन ले सकता है उसी स्टेट के हाई कोर्ट से कि क्या इशू चल रहा है, आप अपना स्टेप हमें बताएं। आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 के अंडर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का राज्यसभा में एक मोशन लाया था। उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट के पास, आप ना रिमूव कर दीजिए इम्पीचमेंट प्रोसेस। अब ना हमारे वाइस प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन होता है उस मोशन को लेना है या नहीं लेना है। ये न्यूज़ ना इसी बात को कवर करती है। और ऑलरेडी हमने 12 दिसंबर को ये न्यूज़ कवर की थी, जब ये मोशन ना राज्यसभा स्पीकर के पास दिया गया था। इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट जज। एक नोटिस सबमिट की थी राज्यसभा चेयरमैन के पास। यहाँ की प्री की लाइन बन सकती है। अगर आपको लोकसभा में देना है तो आप लोकसभा स्पीकर के पास नोटिस दीजिए इम्पीचमेंट के लिए कि हमें इस जज को इम्पीच करना है। अगर आपको राज्यसभा में नोटिस देनी है तो आपको चाहिए 50 MP का सपोर्ट। अगर लोकसभा में देनी है तो आपको चाहिए 100 MP का सपोर्ट। यहाँ पे लोकसभा के चेयरमैन या राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट उस मोशन को ले भी सकते हैं या फिर रिजेक्ट भी कर सकते हैं। हमें ना रिमूव करना है जज ऑफ हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के। यहाँ पे हाई कोर्ट की बात करेंगे। जज ऑफ हाई कोर्ट हम तभी रिमूव कर सकते हैं जब ऑर्डर आ जाए प्रेसिडेंट से। लेकिन प्रेसिडेंट ऑर्डर कब निकलाएंगे? जब एड्रेस होगा उनको पार्लियामेंट में सेम सेशन में, मतलब एक ही सेशन में वो मोशन पास होना चाहिए और उसके पासिंग के लिए चाहिए स्पेशल मेजोरिटी दोनों हाउस में से। जज के रिमूवल के लिए 2 ग्राउंड दिए, एक आता है प्रूव मिसबिहेवियर एंड दूसरा आता है इनकैपेसिटी। लेकिन दोनों की क्या डेफिनेशन है ये ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं दिया नहीं है। ये दिया है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में, जहाँ पर रेगुलेट करते हैं इस प्रोसीजर को। तो हमने अभी जो देखा उस पे ना यूपीएससी प्रीलिम 2019 में एक पॉलिटी का क्वेश्चन आया था। क्या है देखते हैं। स्टेटमेंट 1 देखे, मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बाय रिजेक्टेड। अब रिजेक्टेड तो कर सकते, हमने अभी देखा, बाय स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज पर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। वो ना लोकसभा के स्पीकर हो, राज्यसभा के चेयरमैन हो, वो ना उसको रिजेक्ट कर सकते। तो स्टेटमेंट हमारा एक हट जाता है। हमें ढूंढना है करेक्ट। हम ना ऑप्शन से हटा देंगे ए एंड डी। सेकंड हमारा स्टेटमेंट कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है एंड डिटेल देता है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इनकैपेसिटी एंड प्रूव मिसबिहेवियर ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट। तो ये तो बिल्कुल गलत है। ये तो 1968 का जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है वहाँ पे दिया है। तो वैसे भी हमारे स्टेटमेंट से, हमारे ऑप्शन में से 2 हट चुका था।
3 बिल्कुल सही है, वहाँ पे ऑप्शन भी ऐसा बना है, डिटेल ऑफ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ये ना 1968 के एक्ट में दिए, ये बात बिल्कुल सही है। अब सिर्फ ढूंढना 4 नंबर का, ये सही है या गलत है। इफ द मोशन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ जज टेकन फॉर वोटिंग, लॉ कहता है मोशन टू बी बैक बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड सपोर्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप उस हाउस की, साथ ही नॉट लेस देन 2/3 टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस जो प्रेजेंट है एंड वोटिंग है, ये ना मेजोरिटी की एंड 2/3 मेजोरिटी की बात करता है, ये हमने अभी देखा, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन सी हमें मिल जाता है 3, 4। वैसे ये स्टेटमेंट 2 देख के हमारे 2 ऑप्शन तो हट गए थे। यहाँ से अब फिर एक PYQ का क्वेश्चन 2025 के प्रीलिम में हमें दिख सकता है। अब आते हैं इस न्यूज़ पे, यहाँ पे एक कीवर्ड कवर होता है, डायरेक्टली प्रीलिम में क्वेश्चन नहीं बन सकता है, लेकिन अगर GS3 में या पॉलिसी में AI पे कुछ क्वेश्चन आता है, AI पे या कुछ केस स्टडी आती है, ऐसे आता है, तो हम एक कीवर्ड लिखेंगे Y2K मूवमेंट। ये क्या होता है देखते हैं। 1919 एंड 2000 के बीच में हमारे पास ना कंप्यूटर की रिवोल्यूशन चल रही थी। तब लोगों को लगा अगर कंप्यूटर आ जाएगा तो बहुत सारे जॉब लॉस हो जाएंगे, चले जाएंगे। अब वही दिक्कत फेस करनी पड़ रही है AI के लैंडस्केप को देखते हुए। अभी ना AI का ज़माना है, तो वो डर फिर से आ रहा है Y2K मूवमेंट का। हमें वहाँ से पॉजिटिव लेके कंप्यूटर का एक्सपीरियंस, Y2 मूवमेंट का एक्सपीरियंस साथ लेके आगे चलना है। ये हमारे MeitY के सेक्रेटरी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के। रैपिड एडवांसमेंट हो रहा है AI लैंडस्केप का, तो हम फेस कर सकते हैं Y2K मूवमेंट को, लेकिन ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन जाता है। हमारे इंडियन IT इंडस्ट्री को आप ना एप्लीकेशन डेवलप कीजिए और उसको डिप्लॉय करेंगे ग्लोबली। हम ले सकते हैं लेवरेजिंग STEM का, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग, हमारे ह्यूमन रिसोर्स का टू अचीव दिस। Y2K ईयर 2000 मतलब ईयर 2000 ये इसका फुल फॉर्म था। जहाँ पे हमें डर लग रहा था कंप्यूटर्स का, तब हमने कंफ्यूज हो गए थे। व्हेन द ईयर कंफ्यूज ईयर चेंज फ्रॉम 1919 टू 2000, तो उसके बाद जो डर था ये हमारे लिए एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी बन गया था इंडियन IT सेक्टर में। अब ना AI सेक्टर के लिए हमारे पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम बिल्ड करेंगे एप्लीकेशन ओवर एग्जिस्टिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, खुद के मॉडल बनाएंगे, जैसे OpenAI है, जेमिनी है, लामा है या R1 है, ओपन सीक कंपनी का, डीप सीक कंपनी का। यहाँ से ढेर सारे पॉइंट कवर होते हैं। अब आते हैं हमारी लास्ट न्यूज़ पे। हम बात करेंगे गल्फ ऑफ मेक्सिको की। अभी अमेरिका नहीं कहना है, हम उसको कहेंगे गल्फ ऑफ अमेरिका। तो यहाँ से क्यों ना एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन जाए, मैपिंग का, या फिर एक IR का क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है। जो गल्फ ऑफ मेक्सिको है ये ना बॉर्डर करता है साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका को। ये कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन को बाय स्ट्रीट ऑफ फ्लोरिडा। फ्लोरिडा से यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे स्ट्रीट ऑफ फ्लोरिडा है, यहाँ पे आता है गल्फ ऑफ मेक्सिको जो आता है फ्लोरिडा एंड क्यूबा के बीच में। साथ ही ये जो स्ट्रीट है कैरिबियन सी को भी कनेक्ट करता है बाय यूकाटन चैनल, मतलब गल्फ ऑफ मेक्सिको कनेक्ट करता है यूकाटन चैनल जो आता है कैरिबियन सी के थोड़ा आगे। यहाँ पे ना शिप लोड सब्सिस्टेंट हुआ था, उस वजह से टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट में ये फॉर्म हुआ था गल्फ ऑफ मेक्सिको। इसका क्लाइमेट ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल टाइप का आता है। यहाँ पे ना कुछ सेवर वेदर इवेंट होते हैं, जैसे हरिकेन्स, टॉर्नेडोज, थंडरस्टॉर्म्स। यहाँ पे 2 रिवर अपना वाटर ड्रेन करती है, एक आती है मिसिसिपी, दूसरी आती है रियो ग्रांडे। यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स काफ़ी बड़े, इस वजह से अमेरिका इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। यहाँ पे ना जो शालो कॉन्टिनेंटल शेल्फ आता है, यहाँ पे डिपॉजिट काफ़ी बड़े पेट्रोलियम के, साथ ही नेचुरल गैस के। ये उसकी मैपिंग है गल्फ ऑफ मैक्सिको। यहाँ पे आता है अटलांटिक ओशन। अब गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है स्ट्रीट ऑफ फ्लोरिडा। यहाँ से 2 रिवर आती है, एक आती है मिसिसिपी रिवर, दूसरी आती है रियो ग्रांडे रिवर। फिर एक आता है यूकाटन चैनल जो कनेक्ट करता है क्यूबा को, साथ ही यूकाटन पेनिसुला को, और वही चैनल
कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ मेक्सिको को, साथ ही कैरिबियन सी को। यहाँ से मैपिंग का क्वेश्चन बन सकता है। आज के लिए इतना ही है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। थैंक यू।